नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। पिछले 1.5 साल में हर कोई कोविड और ठप पड़े कामकाज से बुरी तरह परेशान है। एक तरफ बीमारी ने कई परिवारों के लिए मौत का झोंका लेकर आया, तो दूसरी तरफ नौकरियों के जाने और व्यापार ठप पड़ने से लोगों के सामने जीविका का संकट खड़ा हो गया। और एक तरफ महंगाई की जो बढ़ती ही जा रही है। महामारी और महंगाई दोनों की मार लोगों को पड़ रही है। इन सब के बावजूद केंद्र सरकार के पास इनकम टैक्स के जरिए पहुंचने वाले पैसों से कहीं ज्यादा पैसे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और ईंधन करों से पहुंच गए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2020-21 में सरकार के पास इनकम टैक्स के रूप में 4.69 लाख करोड़ रुपए पहुंचे, जबकि ईंधन यानी कि पेट्रोल डीजल पर उत्पादन शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी और मूल्य वर्धित कर यानी कि वेट से 5.25 लाख करोड़ रुपए आए। यानी कि जनता की महंगाई पर सरकार की आय। और यही हमारा आज का मुद्दा है और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से सत्येंद्र कुलाबकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की ओर से विरम देसाई हमारे साथ जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से नितिन बारोट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। विरम जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या कहना चाहोगे? पहले स्लोगन आया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और अभी अगर हम देखें तो महामारी की मार तो है और महंगाई की मार भी है। और पेट्रोल डीजल की कीमत की बात करें, जो जनता है उसको बहुत ही परेशान कर रही है, उसमें सबसे ज्यादा आय सरकार को हुई है। क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से 2014 का जो चुनाव हुआ और उससे पहले जो प्रचार हुआ था, तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह से बातें की थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत जो की थी और लोगों को भी लगा था कि शायद कुछ बदलाव आएगा और लोगों को जो भ्रमित किया गया, उसके बाद जो परिणाम पिछले 7 साल में हमें देखने को मिला है वो आपके सामने है। अब ऐसा सूत्र यहाँ लोग बोलने लगे कि बहुत हुई महंगाई की बार, बस करो मोदी सरकार। तो ये जो बदलाव आया है, हर क्षेत्र की अगर बात करें, वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाएं, यहाँ तो कोई उद्योग क्षेत्र जो है हमारा, वहाँ पर आप चले जाएं औद्योगिक जगह पर, तो हर जगह इस सरकार के द्वारा डाले गए अतिरिक्त कर की अगर हम बात करते हैं तो उससे लेकर पेट्रोल और डीजल, सबसे जो पूरा जो महंगाई जो है वो बढ़ती है कहाँ से? तो जो ईंधन है, जो यहाँ हमारे पास जो ईंधन हमें मिलता है, तो पेट्रोल की अगर बात करें तो पिछले 7 सालों में, और अगर पिछले महीनों की बात करें तो 258% जो बड़ा है। और उसके बाद अगर डीजल की हम बात करें तो 800% हम उसको ले सकते हैं। और पेट्रोल जब क्रूड ऑयल है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हम अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यूपीए शासन की अगर हम बात करते हैं, यूपीए शासन में $142 प्रति बैरल जो भाव था क्रूड ऑयल का, तब यूपीए के शासन में और सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के शासन में 70 रुपये के आसपास पेट्रोल का दर रहा। आज परिस्थिति ये है कि बीच में तो $20 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में उसका जो प्राइस रेट था वो रहा था, तो उसके बावजूद भी 70 के ऊपर 80-85 से, और आज तो कई जगह ऐसे है कि जहाँ पर 100 के ऊपर इसका आंकड़ा पहुँच गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये निष्फलता है, यहाँ हम विफलता हम इसको कहेंगे। और साथ साथ जिस तरह से जो बातें कही गई थी, सबको ऐसा बताया गया था कि यहाँ गुजरात की अगर हम यहाँ पर्टिकुलर गुजरात की बात करें तो गुजरात में उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर हमारी बहनें हैं जो महंगाई झेल रही है, आपकी चिंता मैं दिल्ली में बैठ कर करूँगा, आप मेरे को एक पोस्ट कार्ड लिख देना, मैं आपके लिए। वो 15 पैसे का पोस्ट कार्ड भी आज 1 रुपये का हो गया है। तो हर जगह पर कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जहां महंगाई नहीं है, और उसका कारण है कि सरकार की जो उनके साथ संकलन की बात करें, यहाँ तो जो उनके पास जो अर्थशास्त्री हैं वो वहाँ पर इतिहासविद बैठे हैं। गुजरात हमारे भारतीय रिजर्व बैंक की अगर बात करें तो वहाँ पर जो इतिहासविद है उनको गवर्नर बना गया है, जिनको आर्थिक नीति की भी कोई उनको पता नहीं है। पिछले साल 1,76,000 करोड़ रुपया जो रिजर्व फंड था वो भी उन्होंने उठाकर कहीं खर्च कर दिया। जो
वो फंड होता है जहाँ ऐसी महामारियाँ आती है, तो यहाँ कुछ ऐसी आपत्ति आ जाती है जब कोई देश के ऊपर, तो उसको खर्च किया जाता है या तो उनको निकाला जाता है, वो भी उन्होंने खर्च कर दिया। और ऐसी परिस्थिति में पिछले साल कोरोना महामारी में लॉकडाउन करके जब बात हुई थी 2014 में कि हर साल 2 करोड़ लोगों को हम रोजगारी देंगे, तो यहाँ तो पूरा उल्टा हो रहा है। 2-2.5 करोड़ लोग तो बेरोजगार होते जा रहे हैं और नौकरियां तो कहीं पर है नहीं। और कोई सवाल करता है तो उन्हें कहा जाता है कि आत्मनिर्भर बन जाओ, पकौड़े बनाओ। ये सरकार की नीति रीति रही है। हम 21वीं सदी में हम जा रहे हैं। जाने की बात 1980 के आसपास हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी ने बताया था कि हम 21वीं सदी जब टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, जब हमने कंप्यूटर लाया, जहाँ पर हमने एटीएम की, जब उस वक्त के उनके वड़ा थे, पक्ष के जो बड़े थे प्रमुख अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने संसद का घेराव कर दिया था और कहा था कि ये लोगों को बेरोजगार बना देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन आज उसी के बलबूते पर, उसी टेक्नोलॉजी के बलबूते पर जो इस देश के ओबामा ने भी कहा था कि जो जिस तरह से उस वक्त चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ रही थी, वो ओबामा ने उस वक्त वहाँ पर कहा था कि जिस तरह से खर्च यहाँ पर हो रहा है, भारत के लोकशाही का जो चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में जो खर्च हो रहा है, वो अमेरिका को भी ये खर्च महंगा पड़ सकता है। तो वो पैसे कहाँ से आए थे, उस वक्त के पैसे उनके पास कहाँ से आए थे। और आज भी जिस तरह से आप देखिए कि हर शहर, हर मोहल्ले में जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय बना हुआ है, अति आधुनिक जो बना हुआ है, वो पैसे कहाँ से आए हैं? महंगाई नहीं, संसद नया बनाने की अभी जरूरत नहीं थी, नया पार्लियामेंट जो खड़ा करने की बात। ऐसी महामारी में जब लोगों को रोजगार देने की बात है, लोगों के घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, पैसे कोई इनकम उनकी नहीं रही है, उस समय ऐसे फिजूल खर्च करने की कहाँ पर जरूरत आन पड़ी, वो हमारी समझ से परे है। लौटूंगी मैं। सत्येंद्र जी, क्या कहना चाहोगे? अभी आंकड़ों के मुताबिक बताया गया कि इनकम टैक्स के रूप में 4.69 लाख करोड़ रुपए पहुंचे, जबकि ईंधन यानी कि पेट्रोल डीजल से जो टैक्स वसूला गया उसके पैसे की बात करें तो 5.25 लाख करोड़ रुपए, यानी सारा मुनाफा इसी से कमाना है। इसके पीछे की पृष्ठभूमि में हमें जाना चाहिए कि ये इतना पैसा जो आया है वो किस कारणवश लिया गया है। मैं जो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हैं उसमें सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय में ये जो 37 रुपीस 40 रुपीस का जो पेट्रोल हुआ करता था वो 70 रुपए तक 72 रुपए तक पहुंच गया था। उसका परसेंटेज वेरिएशन आप निकालिए, अभी जो भाव बढ़ा है वेरिएशन आप निकालिए, आपको। मोदी जी की किस्मत तो काफी अच्छी रही थी ना। मोदी जी ने जब से गद्दी संभाली उसके बाद तो मतलब हम बात करें तो क्रूड ऑयल की कीमत गिरती ही नजर आई। मैं वही पूरी पृष्ठभूमि के पीछे जाना चाहता हूँ कि जिस तरीके का यूपीए गवर्नमेंट ने प्राइस को पकड़ने के लिए जिस तरीके के बॉन्ड इश्यू किए, उस बॉन्ड का अगर आप अभ्यास करें, उसको पेट्रो बॉन्ड नाम दिया गया था। वो पेट्रो बॉन्ड इसलिए इश्यू किए गए थे कि जिससे कि एक बहुत बड़ा फंड भारत की सरकार को मिले और उसका जो ब्याज है और उसका जो कर्जा है वो हम लोग टाइम टू टाइम हम चुकाते जाए। अभी परिस्थिति ऐसी है कि वो पेट्रो बॉन्ड जो कर्जा है उसका जो हमको विरासत में मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने वो पेट्रो बॉन्ड इश्यू नहीं किए थे। इस बात से मेरे नेता, कांग्रेस के जो नेता है उस बात को मानेंगे कि उस तरीके के पेट्रो बॉन्ड उस टाइम पर इशू हुए थे जिनकी जो कीमत थी वो करोड़ों रुपए में थी। उनका जो ब्याज था वो भी करोड़ों रुपए में है और वो ब्याज चुकाने का हमको एज अ वारसागत मिला है, क्योंकि उस टाइम पर यूपीए ने ये कार्य करके दिखाया था। आज जो पैसा आ रहा है उसमें से ये कर्जा चुकाया जा रहा है और आने वाले कई टाइम तक, क्योंकि ये पूरा जब सरकार कोई भी साइन ऑफ करती है किसी एग्रीमेंट को या किसी ट्रीटी या किसी भी ऐसे संवैधानिक पेपर पर, तो जो दूसरी सरकार आती है वो बाय द रूल ऑफ बुक उनको उसको मान्य रखना पड़ता है। आज हम लोग उस पेट्रो बॉन्ड को खारिज नहीं कर सकते हैं। ये आपके दर्शक मित्रों को बहुत अच्छी तरह से इस बात का समझ लेना चाहिए। आप जो बता रहे हो वो बात ये 7 साल में पहली बार क्यों सामने आई? आज आपकी ही बात कर लो, आप जो बोल रहे हो वो धर्मेंद्र प्रसाद ने कहा था, जो कि केंद्रीय मंत्री है। ये बयान धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो कहा था वो यही बात है कि जो पैसा पेट्रो बॉन्ड के माध्यम से इन लोगों ने उधारी में लिया था
उसको चुकता करने के लिए सरकार के पास क्या प्रोविजनिंग हो सकता है। प्लस इसके सिवा आप और एक चीज, जब हम महंगाई की बात करते हैं तो हमें होम लोन की भी बात करनी चाहिए। जो होम लोन गुजरात यूपीए के टाइम पर 11.5-12% के तक पहुंच गई थी, आज हमारे टाइम में 8.5-9% पर हम लोग दे रहे हैं। हमने कितने लोगों को, अब ये उस पूरे जब विषय की हम चर्चा कर रहे हैं तो ये पेट्रो बॉन्ड की फिगर्स हमें हमारे शासक जो ये नेता है कांग्रेस के, वो हमें थोड़ा ज्ञान दे कि भाई इस तरीके का ये लिया गया है कि नहीं। मेरी कोई बात में अगर कर रहे हो, आप होम लोन की बात कर रहे हो, तो होम लोन कितने लोग लेते होंगे? और अगर हम महंगाई गिन ले तो रोज पेट्रोल डीजल कितने लोग भराते होंगे, रोज तेल का डिब्बा कितने लोग खरीदते होंगे? यानी कंपैरिजन आप इस तरीके से तो नहीं कर सकते ना। भाव बढ़ोतरी का जो ये पेट्रोल और डीजल का है, इसका सवाल एक्चुअली कांग्रेस को पूछना चाहिए। इसलिए पूछना चाहिए कि उन्होंने उस टाइम पर ऐसा निर्णय कैसा ले लिया कि आप अपने देश के पेट्रो बॉन्ड इश्यू किस तरीके से कर पाए। उनके पास काफी सारे रास्ते थे उस टाइम पर, पेट्रोल डीजल में वो लोग अपनी तरह से कंट्रोल रख सकते थे। हमारा जो विरोध था उस टाइम पर वो आज भी बरकरार है कि भाई पेट्रोल डीजल, हम जानते हैं कि पेट्रोल डीजल ये किसी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बैकबोन है। पेट्रोल डीजल जो है वो किसी भी मोबिलिटी सिस्टम का बैकबोन है और इससे हम डिनाई नहीं करते हैं। बट इशू ये है कि जो विरासत में मिले हुए करोड़ों रुपए के पेट्रोल बॉन्ड है, उसका भुगतान तो हमें करना पड़ेगा। हम पाकिस्तान तो है नहीं कि हम नादारी जाहिर करें, ऐसी हमारी देश की परिस्थिति है नहीं। और हम लोग तो सामने से चल के बोल रहे हैं कि ये पेट्रो बॉन्ड वाला जो भी इशू है, पर आप उसको जो बता रहे भारत हो सरकार, पेट्रो बॉन्ड अभी क्यों सामने आया, जब कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि देश व्यापी आंदोलन चल रहा है पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर? क्योंकि ये पहली बार सुना गया। नहीं, आप इसको फैक्ट को वेरीफाई कीजिए ना, आप फैक्ट को वेरीफाई कीजिए, आपको समझ में आएगा कि ये जैसे लोन के किस्त होते हैं उसी तरह से ये किस्त अभी आ रहे हैं, तो ये हम लोग भर रहे हैं। तो ये इनकी तो फिर ये नहीं, आप जो बोल रहे हो यानी आप भर रहे हो, यानी कि वो कहीं ना कहीं जनता से जो टैक्स ले रहे हो उसका मतलब कारणभूत ये बताया। तो फिर निर्मला सीतारामन ने ये बयान तब क्यों नहीं दिया था? उन्होंने क्यों उम्मीद जताई थी हमें कि नहीं हम इसको जीएसटी के दायरे में ला देंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो जाएगी? ये आश्वासन क्यों दिया था? तब भी तो ये बात रख सकते थे वो। ये सीतारमन जी ने जब ये बात कही थी तब कोरोना महामारी जैसी पेंडेमिक की व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों का जो भी कोई प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग आप घर में ले लीजिए, किसी संस्था में ले लीजिए या देश में ले लीजिए, उसका एक फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। पेट्रो बॉन्ड का कैलकुलेशन करने के बाद भी हमें 100% ये विश्वास था कि भाई ये जो है इसको, ये बॉन्ड के पैसे भरने के बाद भी हम कहीं ना कहीं प्राइस को कंट्रोल में लेकर आ सकेंगे। इसके सिवा अभी जो गवर्नमेंट ने जिस तरीके के मेजर्स ले रही है, क्योंकि आप ये समझ सकते हो कि काफी सारा पैसा जो है वो राज्य सरकार खुद अपनी तरह से तय करता है। आप अगर राजस्थान की बात करें तो 36% टैक्स उन्होंने लिया हुआ है इसमें पेट्रोल में, प्लस 1.5 रुपया रोड डेवलपमेंट सेस लिया हुआ है। आप राजस्थान की बात करते हो तो राजस्थान में और एक उनकी इनकम है 6,800 करोड़ रुपया जो लीकर से उनके पास आती है। गुजरात में तो वो भी इनकम नहीं है और हमें उसका गर्व है कि हम उसकी वो इनकम को नहीं लेने पर देते। यहाँ पर बात हो रही है पूरे देश की। आप यहाँ पर जो बात कर रहे हो अभी बात हो रही है पूरे देश की, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्टेट वाइज नहीं जा रहे। ठीक है ना? अगर जैसे टैक्स घटाने की बात है तो वो बात राजस्थान को भी लागू होगी, वो दिल्ली को भी लागू होगी, मुंबई को भी होगी, गुजरात को भी होगी। और क्योंकि भाजपा है केंद्र की सरकार में, इसलिए भाजपा को सबसे पहले ये बात बोली जाती है। आपको ये चीज पूरी ध्यान से ये आप अगर कैलकुलेट करो तो राजस्थान में जो रेट चल रहा है श्री गंगानगर में, वो तो 12-12, 14-14 रुपए ज्यादा है। तो ये जवाब कांग्रेस को भी देना चाहिए कि भाई अगर वो इतने शासन की बात कर रहे हैं, भारत रत्न की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में भाव क्यों ज्यादा है? एक महाराष्ट्र की उनकी सरकार युति सरकार है, वहां पर भी सेम परिस्थिति है कि 12-12 रुपए भी वहां पर ज्यादा है। तो वो भी जवाब उनको देना चाहिए। ये पेट्रो बॉन्ड का भी विषय उनको लेना चाहिए कि भाई ये ऐसा तो क्या आया था। हम जानते हैं कि राजीव गांधी ने बहुत ओपनली कहा था, साहब मेरे को बोलने दीजिए ना सर, मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा टर्न है, भाई 7 साल शासन करने के बाद आप पेट्रो बॉन्ड आप याद कर रहे हो आज 7 साल से अगर आप शासन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए। मेरा कंप्लीट हो जाए फिर आप उसका जवाब दीजिए, मुझे इश्यू नहीं है। क्योंकि अगर हम बीच में ये करेंगे तो वो डिबेट
का वो जो डेकोरम है वो नहीं मेंटेन हुआ। आप बोलिए, मेरा आप सिर्फ बोलिए, इतना सवाल आप बोलिए, है, मैं मेरा डिस्टर्ब इतना नहीं सवाल करूंगा आपको, बोलिए। जी लेकिन जी, जी। सच्चाई बयां कीजिए, मैं ऐसा बता रहा जी हूँ। विरम थैंक जी, यू। मैं आपकी ओर हम भी आऊंगी। सच्चाई बयान जोर से कर रहे हैं। हम आपको आपको बोलने का सिंपल 2-3 सवाल पूछ रहे हैं साहब कि ये पेट्रो बॉन्ड किस परिस्थिति में इश्यू किए गए थे। ये मेरी बात अगर गलत है तो आप मुझे खारिज कीजिए, मेरे को इश्यू नहीं है कि ये पेट्रो बॉन्ड का बोझा है कि नहीं है हम पे। आप इससे ये मानते हैं कि नहीं? अगर पेट्रोल भाव गुजरात को ही लागू पड़ता है तो क्यों राजस्थान उससे ज्यादा 12 रुपए 14 रुपए ज्यादा है? आपको शायद बताते हुए बेन, आपको आपके दर्शक मित्रों को पता चलना चाहिए कि गुजरात के बॉर्डर पर पेट्रोल पंप्स पर लाइन लगती है और राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो कनेक्टेड बॉर्डर्स है वहां से लोग आकर गुजरात में पेट्रोल भरा कर वापस जा रहे हैं, क्योंकि 12-12 रुपए लीटर का फर्क है। जो लोग ट्रैवल कर सकते हैं, बॉर्डर स्टेट पर रहने वाले जो लोग हैं, वो गुजरात में आकर पेट्रोल भरा रहे हैं, क्योंकि वहां की परिस्थिति तो 12-12 रुपए ज्यादा है। ये जो बाकी के जो स्टेट है, तो ये कांग्रेस के मित्रों को भी ये सवाल है कि भाई इस तरीके की इम्पैरिटी है तो ऐसे टाइम पर कोविड महामारी का तो हम चर्चा बाद में करेंगे, बट ये 3-4 सवालों को हमें जवाब दे दे। नहीं, पर सत्येंद्र जी, आप जो बात बोल रहे हैं तो उस हिसाब से जब गुजरात में थे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, तब वो विरोध क्यों कर रहे थे? मतलब तब भी अगर हम दूसरे विरोध स्टेट तो के हम हिसाब से कंपैरिजन करते तो हमें इतना कोई लॉस नहीं था, अगर हम उस वक्त भी यही कैलकुलेशन बिठाते। हम तो अभी भी ये कहते हैं कि पेट्रोल इकोनॉमी ये बैकबोन है ट्रांसपोर्टेशन की। पेट्रोल इकोनॉमी बैकबोन है मोबिलिटी की। बट ये जो पैसा आया है, आपने जो 5 लाख रुपए प्लस का जो पैसा, जी 5 लाख करोड़ जी का जो फिगर दिया जी। है, वो पैसा कहाँ जा रहा है उसको भी हमें सोचना चाहिए। नहीं, लेकिन ठीक है, दूसरा सवाल है इस पर, लेकिन आपकी ओर मैं फिर लौटूंगी। नितिन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर बात हो रही है कि इनकम टैक्स से ज्यादा पैसे जो है वो सरकार की जो आय है वो 5.25 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल के टैक्स से हुई। क्या कहना चाहोगे? क्योंकि एक तरफ जनता को महंगाई की मार है और दूसरी तरफ सरकार को आय है। मैं आपको एक आम आदमी की बात से शुरुआत करूंगा, क्योंकि ये सरकार ये बोल रही है कि खाली पेट्रोल डीजल से कमाई की, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक आम आदमी जो हर महीने जो तनख्वाह लेता है ना, वो तनख्वाह देने के बाद इनकम टैक्स देता है। वो जो भी खरीदी करता है ना, उसके ऊपर सरकार को टैक्स देता है। वो कुछ गलती कर दे तो जुर्माने के रूप में भी टैक्स देता है। वो घर खरीदता है तो टैक्स देता है। हर चीज़ पे वो सरकार को पैसा देता है और ये पैसे की इनकम सरकार को होती है। तो सरकार की भी जिम्मेवारी है कि वो जो टैक्स ले रही है वो बाकी टैक्सों की जगह उसके सामने जनता को उसके सामने जो उसकी सर्विस जो फैसिलिटी देनी चाहिए वो देनी चाहिए। मतलब उसको स्वास्थ्य सुविधा या शिक्षण की सुविधा देनी चाहिए और उस पब्लिक को सहूलियत, जो महंगाई को कंट्रोल करने की जवाबदारी सरकार की है। अभी ये सारे चीज़ों में सरकार एक आम आदमी से पैसा वसूलती है और यही सरकार जो ये बोल के आई थी कि हम महंगाई कम करेंगे, वो आज देखो एक उसकी गैस की बोतल 400 के 900 रुपए हो गए। हर चीज में उसने इतनी बढ़ाई और महंगाई आज एक मिडिल क्लास आदमी की कमर तोड़ चुकी है। व्यापार धंधा बंद है। और मैं इसी चीज में यही बताऊंगा कि इसी टाइम पे आप बोलते हो तो वन नेशन की बात करने वाले, वन नेशन वन कार्ड की बात करने वाले, वन नेशन वन टैक्स की बात करने वाले क्यों एक ही जीएसटी या एक ही टैक्स क्यों नहीं लाते? पेट्रोल में इतने सारे टैक्स क्यों रख रहे हैं? ये सेंट्रल की पॉलिसी है। अगर सेंट्रल चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। उन्होंने पूरे पैसा उनके त्योहारों में और अनगिनत अपने उद्योगपतियों को फायदे और सब्सिडी देने में निकाल दिए और इसी की बदौलत उनको ये महंगाई कम करने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि पेट्रोल डीजल का भाव अगर कम होता है तो हर चीज का भाव कम रहेगा। और इसीलिए एक आम आदमी जो एक तनख्वाह लेता है और तनख्वाह लेने के बाद भी घर उसको चलाने में जो तकलीफ पड़ती है, वो तकलीफ कम करने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन वो सरकार कहीं ना कहीं उससे अपना मुंह फेर रही है। जी विरम जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब पेट्रो बॉन्ड की बात चल रही है, यानी कि तब अगर कांग्रेस इस तरीके का, अगर कांग्रेस ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, हम मान भी लेते हैं, तब वो किस्त चुका भी देती थी और तब भी पेट्रोल का भाव कुछ 70 के अराउंड था, 71 हम ले और उस टाइम पे क्रूड ऑयल की कीमत भी ज़्यादा हुआ करती थी। अगर हम मई 2014 की बात करें, जब मोदी जी विराजमान हुए, तब डॉलर 106 था क्रूड ऑयल का भाव जो गिरता चला गया बाद में। यानी कांग्रेस उस वक्त जैसे पेट्रो बॉन्ड होता तो वो किस्त भी भर रही थी, वो 17 रुपए में 71 रुपए में पेट्रोल भी दे रही थी और तब क्रूड ऑयल का भाव भी ज़्यादा था। यानी वो सब मैनेज हो रहा था, लेकिन क्योंकि टैक्स भी बाद में बढ़ाना गया, यानी ये क्या था?
अगर पिछले सालों में हम जाए, जब चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री बने, उसके बाद आपका एक उनका निवेदन आपको याद होगा जलपा जी, जब उन्होंने दिल्ली के अंदर एक चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा था कि उनके आने के बाद भाव थोड़े से कम हुए थे पेट्रोल और उसके, जी तो बोले कि ये अभी लोग ऐसा बोल रहे थे कि नसीब वाले हैं जी, किस्मत प्रधानमंत्री, वाले, तो जी, उन्होंने जी, बोला जी। था कि आपको नसीब वाला प्रधानमंत्री चाहिए ना, तो मैं हूं ना, तो पेट्रोल तो आप दूसरे की क्यों फिक्र करते हो। जी 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 तो बॉन्ड की अगर आप आज 7 साल के बाद आप बॉन्ड को लेकर आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ काला हो रहा है। इससे पूरी तरह से आप उसको मानना पड़ेगा कि दाल में कुछ काला है। रही बात जिस तरह से हमारे मित्र आपके नेता जो बोल रहे हैं, उन्होंने सही बताया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्सवों की पार्टी है। आप देख लीजिए कि उनका एक भी कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यालय पूरे देश में आप पूरे प्रदेश में आप जाओ, कहीं भी आपको उनका कार्यालय गरीब के झोंपड़े जैसा नहीं मिलेगा। जहाँ कहीं पर था ही नहीं, उनका अस्तित्व भी नहीं था, वहाँ पर उन्होंने 3-3, 4-4 माले का बड़ा कार्यालय खड़ा कर दिया। वो पैसे कहाँ से आए? इस जो महामारी में जिस तरह से जो पैसा उनको प्रधानमंत्री केयर में, पीएम केयर में जो पैसे आए, उसका भी हिसाब उन्होंने नहीं दिया। अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ यूपीए शासन पिछले 10 साल जिस तरह 2004 से लेकर 2014 तक रहा, उन्होंने आरटीआई जो है कानून बनाया, उन्होंने आरटीई का कानून बनाया। हर लोगों को जो पिछड़ा वर्ग है उनको भी पढ़ाई करने का अधिकार है, उनको भी जानने का अधिकार है कि सरकार क्या कर रही है। वो फिर मनरेगा की बात हो या कोई भी बात आप ले लो, हर बात में ट्रांसपेरेंसी दिखाई है यूपीए शासन में। लेकिन आज भी अगर कोई एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट कोई भी जानने की कोशिश करता है, कोई प्रयास करता है, तो उसका जवाब आज भी नहीं दिया जा रहा है। आप जो आंदोलन कर रही थी जहाँ दिल्ली के अंदर, हमारे जो अन्ना हजारे जी जब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि लोकपाल बिठाना चाहिए। कहाँ लोकपाल बिठाया है और क्या उसका परिणाम मिला है, वो सब लोग जानते हैं। 6-7 जो उद्योगपति है, उनकी ये सरकार है, वो जो नीति रीति बनाते हैं उनके हिसाब से लोग चलाते हैं। और फिर अगर हम सवाल करते हैं, एक विपक्ष की बतौर विपक्ष के रूप में हम अगर उनके सवाल करते हैं, तो हमें देशद्रोही कहा जाता है। आप जैसे सनिष्ठ पत्रकार कोई आकर कोई सवाल करता है तो उन्हें देशद्रोही घोषित किया जाता है। कोई छात्र आकर बाहर उनका संगठन लेकर बाहर निकलता है, वो आवाज़ उठाता है, तो उन्हें भी कहा जाता है कि पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग हैं। आपने कभी देखा है कि भारत के अंदर, मैं थोड़ा सा एक पहलू है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, कहीं आपने देखा है कि पठानकोट, पंजाब के पठानकोट के अंदर आईएसआई हमला करवाता है, बम धड़ाके वहाँ पर होते हैं और उनकी तपास आईएसआई यहाँ पर आकर करती है। देखा है कभी आपने? यहाँ तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तब वहाँ यहाँ से ऐसा बताया जा रहा था कि मियाँ मुशर्रफ के साथ मनमोहन सिंह जी बिरयानी खाने कौन गया, वो पूरी दुनिया ने देख लिया है। अगर हमारे पड़ोसी हमें बुलाते नहीं हैं तो हम नहीं जाते हैं, और पड़ोसी देश बिन बुलाए मेहमान की तरह, आप अफगानिस्तान से होते हुए वहाँ पर बीच में बिन बुलाए मेहमान की तरफ आप वहाँ, आपका सर नहीं झुकता है। हमारे देश का 120 करोड़ जनता जो है उनका सर झुक जाता है। आप बिन बुलाए मेहमान की तरह चले जाते हो। आप बताइए 1947 से लेकर आज तक, और कांग्रेस पार्टी से जो भी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर बना है, वो कभी भी पाकिस्तान गया नहीं। पाकिस्तान के मजार पे माथा टेकने गया है तो भारतीय जनता पार्टी का नेता गया है। मियाँ मुशर्रफ कहने वाले लोग बिरयानी खाने और शॉल की आप ले करने भी भारतीय जनता पार्टी से बना हुआ प्रधानमंत्री गया है। वो फिर कविताएं करनी हो तो भी उनका प्रधानमंत्री गया है। और एक और बात इसके साथ जोड़ देता हूँ कि पश्चिम बंगाल के अंदर जब पहली सरकार बनी थी, तो उसके साथ मोहम्मद अली जिन्ना, जिनके मुखिया थे मुस्लिम लीग, उनके साथ सत्ता में भागीदारी किसने की थी? तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और आज जब हम बात करते हैं तो मुस्लिमों की पार्टी के धर्म के नाम से राजनीति करके कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही बनाना, आप ऐसे सर्टिफिकेट आप बांटने बैठे हो, ठीक है, शर्म करनी चाहिए। तो मैंने ये पहलू इसलिए रखा है कि जनता भी जाने कि जो सच्चाई है उस सच्चाई को आप परखो। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उनका जवाब नहीं है उनके पास। आप अगर सवाल करोगे तो बॉन्ड लेकर आ जाएंगे, आप सवाल करोगे तो आपको देशद्रोही बना देंगे, आप सवाल करो तो आपको पाकिस्तानी
बना देंगे। ये क्या सवाल हुआ है? लोकतंत्र यहाँ से पूरी तरह से खत्म हो गया है। महंगाई का विरोध करने के लिए पिछली 11 तारीख को हमारी कांग्रेस पार्टी रोड पर आई, तो उसके अगली रात को पुलिस के द्वारा डिटेन किए जाते हैं हमारे नेता। जो लोग निकलते हैं उनके ईडी का समन्स भेजा जाता है। किस तरह का लोकतंत्र अभी यहाँ पर चल रहा है वो सब लोग देख रहे हैं। जी सत्येंद्र जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर आप पेट्रो बॉन्ड की बात कर रहे थे। अगर ये पेट्रो बॉन्ड की जो आप बात कर रहे हो, किस्त देने की आप बात कर रहे हो, ब्याज की मतलब आप जब बात कर रहे हो, तब अगर मई 2014 की बात करें और उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, यानी तब क्रूड ऑयल का जो रेट है वो भी ज़्यादा था, तब 70 रुपीज़ था, इतना ज़्यादा नहीं था। यानी ये सब एफोर्ड कांग्रेस कर पाती थी, मैनेज कर पाती थी, लेकिन आपको टैक्स भी बढ़ाना पड़ा, आपको क्रूड ऑयल की कीमत कम हुई, उसका भी लाभ प्राप्त हुआ, और उसके बावजूद मतलब इस तरीके से महंगाई की मार जनता को झेलनी पड़ रही है। ऐसा क्यों? मुझे पहले तो आपके माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये जो डिबेट है वो महंगाई की है। कश्मीर की डिबेट अगर करनी है तो मैं कश्मीर की डिबेट पर बोलने के लिए तैयार हूँ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विचारधाराओं में अगर उसकी चर्चा करनी है तो उसकी पूरी डिबेट में ले जाने के लिए तैयार हूँ। जो बेसिक सवाल हमने पूछे कि भाई मैंने जो बॉन्ड की बात की वो सही थी या गलत, उसका जवाब नहीं मिला। बॉन्ड इन लोगों ने इश्यू किए या नहीं किए, बात क्यों लेकर आए? क्यों पहले नहीं बताया था? मैं वही बता रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ ना। आपके सवाल पर ही हूँ मैं। आप 7 साल तक क्यों बॉन्ड छुपाते रहे? 7 साल का टाइम आए तब दीजिए। ये आप डेकोरम तोड़ रहे हैं। आपने फिर बोला ना, आपने फिर बोला ना सत्यन भाई, मैं पूरी रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ। आपने जब बोला, आपने जो बात बोली वो 7 साल तक क्यों छुपा के रखी बॉन्ड के बारे में? बताइए ना, 7 साल तक क्यों छुपा के रखी? तब मैंने आपको रोका नहीं। $20 प्रति बैरल हुआ, तब आपने क्यों बॉन्ड की बात नहीं की? ये क्यों नहीं की? का डेकोरम है ना, आप डिबेट का डेकोरम अरे डेकोरम वही तो मैं बता रहा हूँ ना। आपने सवाल किया ना, फिर से उसका जवाब मैंने दे दिया था कि 7 साल में आपने क्यों नहीं बताया, आज क्यों बता रहे हो? फिर से आप सवाल कर रहे हो तो उसका जवाब मैं दूंगा ना। ठीक है सत्येंद्र जी, यहाँ पर मेरा प्रश्न वही था कि पहले आपके पास जवाब है तो दीजिए। जो सवाल आपने किया, पहले अभी जितना टैक्स है उससे भी कम था, यानी तब की सरकार मैनेज कर पाती। चर्चा करते हैं तब वो मैंने पहले रखा है। तब विपक्ष में आपका जो चारित्र है वो मैंने विरोध करती वो थी। रखा है, आपका चारित्र है वो मैंने रखा है। अभी जब टैक्स बढ़ा दिया गया है, देखना चाहिए ना, जानना चाहिए तेल की कीमतें कम है, तो फिर क्यों? वो पहलू भी सामने तो आना चाहिए ना। जो पहलू जिसके आधार पर आप चुनाव जीतकर आप संसद में गए हो, तो वो भी रखना चाहिए ना कि आपकी कांग्रेस की रचना कैसे चुनाव हुई, लड़े कौन थे, इसको बनाने आप वाले चुनाव लड़े थे महंगाई पर ना, चुनाव पर बैठने के लिए तैयार। चुनाव पर आप चुनाव किस मुद्दे पर लड़े थे? बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। बात क्या कर रहे हैं आप लोग? आज सवाल करते हैं तो हिंदू मुस्लिम करा देते हैं ना। वही तो सवाल इसलिए करना चाहिए। आपने जो बॉन्ड की बात की उसका सवाल, वो जो आपने सवाल किया उसका मैंने जवाब दे दिया। जलपाल जी आप इसे रिपीट कर सकते हैं, मैंने पहले उसका जवाब दे दिया। ठीक है सत्येंद्र जी, आप अपनी बात रखिए। विरम जी, मैं आपकी ओर भी लौटूंगी। जी सत्येंद्र जी, मेरा सिंपल सा सवाल था कि मैंने जो मुद्दा रखा वो सही था या गलत। अगर गलत है तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो खारिज कर सकते हैं मेरी बात को। बाकी रही कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा की बात, तो देश जानता है कि उनकी विचारधारा किस तरीके की है। गुजरात ने वो दंगे देखे हुए हैं, जो दंगे रात भर बच्चों को सोने नहीं देते थे, वो उनके टाइम पर के दंगे थे, जो हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 25 साल के शासन में शासन देखा हुआ है। कांग्रेस की रचना किस लिए हुई, किसने की रचना? तो एओ ह्यूम ने रचना की। कांग्रेस की रचना क्यों की? कि भाई जिससे कि हम ब्रिटिश सरकार का विरोध न कर सके, ऐसे ठहराव के साथ जिस पार्टी की रचना हुई है वो राष्ट्रवाद की चर्चा ना करे, वो पेट्रोल के भाव की जो चर्चा चल रही है उस पर फोकस करे, वो मेरे सादे सीधे सिंपल सवालों का जवाब दे। 9 बार माफी हमने नहीं मांगी है, 9 बार सत्यन जी हमने माफी नहीं मांगी है। उनके कौन घर कौन में लोग आंदोलन में थे वो पूरी दुनिया जानती है, इतिहास गवाह है उसका, पूरी दुनिया जानती है। आप ना बोले, इससे इस पर आप ना बोले तो अच्छा रहेगा। बहुत दूर तक बात जाएगी, बहुत दूर तक बात जाएगी ना, बहुत दूर तक जाएगी। मैं तो पूज्य महात्मा गांधी जी को मारने वाले कौन थे वो भी सब लोग जानते हैं। यहाँ पर हम इतिहास की चर्चा नहीं कर रहे और इतिहास राजनीति का हमारा मुद्दा नहीं है। करने वाली पार्टी है, हम लोग आंदोलन से आए, अंग्रेजों के सामने अगर मरे हैं तो बलिदान दिया है, तो कांग्रेस पार्टी ने बलिदान दिए, आपने नहीं दिया। आप लोग 9 बार माफी मांगा है। जनता का
का मुद्दा है, कश्मीर तक नहीं जाना है। निकले और ना वो ही बात हमें पे मत इतिहास में जाना है। जाइए, जो मुद्दा है अभी वो बात कीजिए। हिंदू मुस्लिम तो होता रहेगा, आपका AOU ठीक मुद्दा है है। सत्येंद्र ये जी, शुरुआत- आपने ये आपने भी शुरुआत अपनी आपने की बात है। रखी। अब यहाँ पर मुद्दे पे आ जाते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत क्या इसी तरह बढ़ती जाएगी? मतलब पेट्रोल बॉन्ड जो अभी नया लेकर आ गए, यानी इसकी वजह से अब जनता चुप कर ले। नहीं, मैं तो आपको आपकी पूरी मेरी डिबेट देखिए, मैं पेट्रोल से डेविएट नहीं हो रहा था। जब कांग्रेस के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और वो जो बातों पे चले गए थे, तब इसलिए मेरे को उनका जो गोत्र है वो उनको बताना पड़ा कि ओयूम साहब ने क्यों कांग्रेस की रचना की थी। जो वो उस बात को भी वो अगर खारिज करना चाहते हैं तो मुझे बताइए। उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि let us make a party in such a way that it doesn't oppose the British rule and still try to establish a organization in itself। इस तरीके की रचना इन लोगों ने की। इसको ये भी अगर खारिज करना चाहे तो मुझे बताइए, मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन है कांग्रेस का। तो मैं इससे अब वापस मेरी जो आपके जो मूल जी। विषय है उस पर आना चाहता हूँ। हम लोगों ने इस पूरे महामारी के टाइम पर क्या परिस्थिति थी। कोविड पेंडेमिक किसी भी देश के लिए या किसी भी राज्य के लिए या किसी भी राष्ट्र के लिए, मैं तो बोलता हूँ, क्या ये प्लान्ड पेंडेमिक था? नहीं था। फिर भी भारत सरकार ने पूरे विश्व का सबसे बड़ा फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किया। ऐसे समय में 81 करोड़ लोगों को उन लोगों ने फ्री राशन देने का प्रोविजनिंग किया। ऐसे समय में कितनी राहत पैकेज का निर्माण हुआ, ये भी आप बहुत भली भांति लेकिन जानते हो। सहाय मिली तो कहाँ? ये मतलब पूरे पैकेज तो जाहिर किया गया, पर सहाय मिली कहाँ? हमें घर 1 घर लाख तक, रुपए की घर लोन तक से लेके जो 20,000 अनाज करोड़ के थी, पैकेज अपनी तक आत्मा चले पे, जाए। अपने दिल पे हाथ रख वो के मुद्दा नहीं है, बोलिए। मुद्दा देखो, यही है कि आप बीच में आप वैक्सीनेशन मत करें सर। वैक्सीनेशन आप मुफ्त में पूरे- कराई या पूरा क्या डेकोरम कराई ना वो तो तोड़े सरकार सर। की जिम्मेदारी है। और आप आपको बता दूं कि विरम वर्ल्ड जी- के काफी विरम जी, देशों से आप हम काफी पीछे डेकोरम ना हैं। तोड़े। हमें वैक्सीनेशन में नहीं जाना है। मुद्दा ये है कि आपको पेट्रोल वैक्सीनेशन में डीजल इंटरेस्ट नहीं की है। कीमत कब नहीं नहीं, कब आप आपकी पार्टी के नेता वीरम के जी, आपको कुछ तो झूठ लागू बोलेंगे तो होगा। उसको कैसे? रोकूंगा ना मैं। आप देखो, जिस तरह से झूठी हमें बयानबाजी महंगाई कम करोगे, करनी है। नहीं, वीरम महंगाई जी, कम आप करनी कह है। नहीं कर तो हम सकते रोकेंगे। कौन झूठ बोल रहा है। नहीं, उसमें कहाँ आप कह नहीं डेकोरेटम। कर पा रहे हो कि कौन झूठ बोल रहा है। वहाँ बेन है, कहाँ मैं बेन डेकोरम? के साथ चर्चा कर रहा हूँ। जो मुद्दा वो रखेंगे उसका जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूँ। आप ऐसे बीच में से बोल के पूरा डेकोरम ठीक है। वापस झूठी मैं बात वही तो नहीं आपको कर ठीक है, सकते रिक्वेस्ट ना किए जा ठीक रहा है, हूँ। मुद्दे इस पर- माध्यम से मुद्दे आप पर झूठ बात फैलाओगे और हम करेंगे, सुनते सबको रहेंगे। मौका दो। आप झूठ कोई बोलोगे मतलब और हम नहीं है। सुनते जी, रहेंगे, इसका मुद्दे कैसा? पर बात नहीं, करेंगे, आप- सबको बोलने का आप मौका झूठ मिलेगा। तो आपके पास तो बोलने के लिए झूठ कुछ बोलो, नहीं है ना। झूठ बोल रहे आप हो ना। कुछ नहीं है बोलने के कहाँ लिए। फ्री वैक्सीन हुई? नहीं। आइए ना जीएमडीसी कहाँ? मैदान में, आइए मैं ठीक है, दिखाता हूँ। वैक्सीनेशन का मुद्दा नहीं अपोलो है। के साथ वैक्सीनेशन अहमदाबाद के लिए म्युनिसिपल अलग से कॉर्पोरेशन ने बात साथ में चर्चा भाग होगी। बटाई करके 1100 वैक्सीन रुपए का मुद्दा वैक्सीन नहीं है। दिया यहाँ पर है। पेट्रोल पूरी डीजल तरह से की सब कीमतों की बात कर देखा रहे है हैं, सब लोगों जनता ने। की हम नहीं, बात कर रहे हैं देखिए, यहाँ। नेता हमारे साथ कांग्रेस जी, राजनीतिक आप विश्लेषक की अपना- तौर पर स्मिता जी भी जुड़ चुकी है। स्मिता जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर मुद्दा ये है कि सरकार की आय बढ़ती जा रही है, जिस हिसाब से इनकम टैक्स से ज्यादा आय उन्होंने पेट्रोल डीजल के टैक्स से उन्हें प्राप्त हुई है, और यहाँ पर जनता है, उनको महामारी की मार तो पड़ी ही थी, महंगाई की भी मार पड़ रही है। क्या कहना चाहोगे? पेट्रोल डीजल की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही? पेट्रोल डीजल की कीमतें जो कम नहीं हो रही है वो सरकार की नीति जवाबदार है। जब हम जानते हैं कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ते हैं। सारी दुनिया में जब पेट्रोल का भाव कम था तब हमारे देश में सबसे ज्यादा भाव थे, और इससे ज्यादा भाव कोई और देश में नहीं था। इसलिए जो हम देखते हैं कि इससे महंगा भी बढ़ती है, और जो ऑनलाइन जो महंगाई बढ़ती है, इससे साथ साथ लोगों को भी मुश्किलें सहन करनी पड़ती है। तो मैं समझती हूँ जहाँ तक जो पेट्रोल डीजल का भाव है वो सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि जब महंगाई कम हो और आम लोगों को, आम जनता को उसके मार सहन ना करना पड़े। जी, नितिन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर बात जब एक्सरसाइज ड्यूटी की हो रही है तो पेट्रोल पर एक्सरसाइज ड्यूटी 3 गुना तक बढ़ी, और डीजल की बात करें तो 7 गुना बढ़ी। ऐसा क्यों? जल्पा जी, मैं आपको जो पहले सेशन था उसमें बताया कि सरकार टैक्स से बहुत पैसे वसूलती है, पर मोदी सरकार जब भारत में स्थापित हुई 2014 में, बीजेपी सरकार, तो उस टाइम पे देश पे कर्जा है ना 53 लाख करोड़ का था, और आज 2020-21 में वो 101 लाख करोड़ से ऊपर हो गया, मतलब 2 गुना हो गया। तो एक कर्जा भी लिया, टैक्स भी लिया,
पैसा गया कहाँ। अभी मैं दूसरा बताता हूँ कि अपने देश की टोटल जीडीपी की 196 करोड़ की है, उसमें से 101 लाख का तो कर्जा है। अभी जनता क्या करेगी? अभी 52% मतलब अपनी जीडीपी का 52% तो खाली ये लोग कर्जे चुकाने या ब्याज चुकाने में निकालते हैं। अभी ऐसी हालत में ये लोगों को मेंटेन करना चाहिए कि भाई इतना कर्जा ले रखा है, इतना टैक्स कलेक्शन हो रहा है। अभी आपको दूसरे एक आंकड़े दूं, भारत सरकार का टोटल खर्च जो है वो 18% है अपनी जीडीपी का, और 10% उसकी इनकम है उसमें से। अभी ये दोनों मिला लो आप, मतलब के सरकार के पास इनकम बहुत है लेकिन खर्चा ज़्यादा है। अभी इसकी बदौलत उनको रिजर्व बैंक से भी पैसा लेना पड़ रहा है। तो आप समझिए कि पेट्रोल डीजल में इतने सारे प्राइस, जनता से इतने सारे टैक्स वसूल, और रिजर्व बैंक से भी वो पैसा ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, दुनिया के देशों से, दुनिया की बैंकों से कर्जा ले रहे हैं। तो पैसा जा कहाँ रहा है? मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि क्या 9,000 करोड़ का सिक्योरिटी या प्लान चाहिए? नहीं। महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने देश के लिए कपड़े नहीं पहनने वाले थे तो उन्होंने कपड़े, अन्न, जल सब कुछ त्याग करके कि मेरे देश का अगर व्यक्ति, मेरे देश का कोई बंदा अगर कम इनकम वाला है तो वो अगर भूखा सोता है तो मैं भी उपवास करूंगा, वो अगर कपड़े दो अपने पहन सकता नहीं है तो मैं एक ही कपड़ा पहनूंगा। मतलब वो चीजें ये है। और एक तरफ यहाँ पे है कि वो 10 लाख का सूट, 9 करोड़ की सिक्योरिटी, 20 करोड़ का ये, मतलब ये सरकार क्या कर रही है? इतने सारे खर्चे क्यों? जनता अभी बहुत ही महामारी में से गुजर रही है, व्यापार धंधे बंद है, टैक्स इतने सारे हैं, महंगाई बढ़ रही है, और खेडूत जो भी है वो भी पायमाल हो रहा है। तो देश को जो संभालने का वादा था वो कहीं ना कहीं इनकी बात चूक रही है, क्योंकि ये जो बात कर रहे थे और कथनी और करनी में बहुत फर्क है। तो ये सरकार बहुत ही मतलब हर तरीके से निष्फल हुई, मतलब पूरी कहीं पे वो सफल नहीं रही है, और देश की जनता को इन्होंने बहुत ही हाडमारी में रख दिया है। जी विरम जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर यहाँ पर जब बात हुई है पेट्रोल डीजल की कीमत की, महंगाई की जब हम बात कर रहे हैं, अगर हम रुपए की बात करें तो डॉलर के मुकाबले हमारा जो रुपया है वो कमजोर होता जा रहा है। हम कांग्रेस काल की मनमोहन सिंह की सरकार के समय की प्राइस की बात करें कि तब $1 के मुताबिक कितने रुपए होता था, और अब की बात करें तो कहीं ना कहीं रुपया कमजोर हुआ है और इसकी वजह से भी महंगाई बढ़ी है। यानी कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था को संभालने में भी सरकार नाकाम रही है। जलपा जी, जिस तरह से उस वक्त बयान आया था, दिवंगत नेता, मैं बहुत ही सम्मान करता था उनका, और आज भी करता हूँ, सुषमा स्वराज जी का। उन्होंने कहा था कि रुपया जब गिरता है तो देश का सम्मान गिरता है। तो आज जिस तरह से रुपया डॉलर जिस तरह से कम हो रहा है, जो डॉलर जिस तरह से बढ़ रहा है आगे और रुपया कम हो रहा है, जितना गिर रहा है, तो आज सम्मान देश का नहीं गिर रहा है। प्रधानमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री यहाँ पर थे, वो उस वक्त भी ऐसी बातें कर रहे थे कि देश पूरी तरह, देश के अंदर जो पैसे आ रहे हैं बाहर से, जो विदेशी यहाँ पर जो इन्वेस्टर होते थे, एफडीआई की बात जब हो रही थी तो उन्होंने बोला था कि मेरे देश का एक छोटा सा किराना की दुकान वाला जो है वो, उसको भी नुकसान नहीं होगा, इसलिए एफडीआई यहाँ पर लागू नहीं की जाएगी। आज मैं सत्यन भाई से पूछना चाहूँगा कि एफडीआई कितने प्रतिशत यहाँ पर बढ़ी है। आज लोगों को जिस तरह से बेरोजगारी, उसके साथ साथ इस देश के अंदर मनरेगा जो चल रहा था, वो मनरेगा देश की सबसे बता रहे थे कि विफल योजना है। अमेरिका, जिनको अभी आज जिनके पैर पकड़ रहे हैं ना, मेरे को नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री उनके पैर पकड़ रहे हैं, बाइडेन हो या तो उनके मित्र ट्रंप, जिसके आने से यहाँ पर कोरोना इतना फैला फूला था, तो वो जो उनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर विश्व की कोई सबसे बड़ी योजना है तो वो यूपीए शासन के अंदर जिस तरह मनमोहन जी उनको लाए थे मनरेगा, वो सबसे बड़ी योजना और सफल योजना उसको कहेगी। और उनको क्या बता रहे थे हमारे प्रधानमंत्री? विफल। संसद में उनका ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है।
तो जिस तरह से जो बयानबाजी की, थोड़ी सी बात में यहाँ पर नितिन भाई ने जो बोला कि पूज्य महात्मा गांधी ने बोला था कि भाई मेरे देश का कोई भी व्यक्ति उसके अपने शरीर को एक कपड़ा उसका शरीर नहीं जो वो पहन सकता है, तो मैं पहन के क्या करूँगा। तो उन्होंने जिस तरह से वो एक धोती पहन ली और एक लकड़ी लेकर वो चल रहे थे, तो जहाँ हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त ऐसा बोल रहे थे कि मैं तो चाय वाला हूँ, चाय बेता 10-10 लाख का सूट पहन रहे हैं, उनकी करनी में और कतनी में कितना फर्क है यहाँ से साबित होता है। वो क्या क्या खाना खाते उससे हम नहीं अभी करना चाहते, लेकिन जो उनकी जानकारियाँ आ रही है वो सबके सामने है। तो जिस तरह से बातें की गई थी उनसे पूरी विपरीत यहाँ पर परिस्थिति देखने को मिल रही है। पैसा जहाँ से उठाया जाता है वो चाहे रिजर्व बैंक से, रिजर्व फंड जो हमारा था 1,76,000 करोड़ का, वो उठा के कहाँ डाला गया उसकी कोई हमारे पास जानकारी नहीं है। विदेश से जो वहाँ से जो लोन ली गई है वो लोन का पैसा कहाँ पर गया उसकी कोई जानकारी नहीं है। सीतारमन जी को तो पूछो तो वो बता दिए कि वो प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे, या तो यशवंत सिन्हा और माफ़ कीजिएगा रविशंकर प्रसाद जो कि कानून मंत्री है, तो उनका जवाब वो कानून मंत्री दे रहे हैं। मतलब कहाँ कहीं पर इनको पता ही नहीं है कि किस तरह से देश को चलाया जा सकता है। सिर्फ जो हमारे 5 या 6 जो मैंने बताया जो उद्योगपति जो जिस तरह से जो नीति बनाते हैं उसके आधार पर वो यहाँ इस पेट्रोल में अभी 20 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने इनकम की है पिछले 7 सालों में। वो 20 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया? इस पेंडेमिक में जिस तरह से उन्होंने पैसे बनाए हैं पीएम केयर में, उनका आप जांच भी नहीं कर सकते, उसको पूछ भी नहीं सकते कि पैसा कहाँ पर, वो पैसा अभी कहाँ है उसका भी कोई हिसाब हमारे पास नहीं है। और जो बातें कर रहे हो टैक्स की बात अगर आप करते हो तो टैक्स को आप मध्य प्रदेश में आप बताओ ना, क्यों नहीं बता रहे? राजस्थान का आप अभी जिक्र कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश में आप भोपाल चले जाओ, इंदौर चले जाओ, क्या वहाँ पर पेट्रोल का भाव है वो भी बताइए ना। क्यों कांग्रेस शासित जहाँ प्रदेश है उसका नाम ले रहे हो? क्या वो राजस्थान या महाराष्ट्र क्या इस देश से बाहर है? और जीएसटी आप 1 नेशन 1 टैक्स की बात कर रहे थे, तो हम कांग्रेस हम समर्थन कर रहे हैं, अगर आप जीएसटी में ले आओ क्यों नहीं ला रहे हो? तो सारी बातें सिर्फ बोलने के लिए अच्छी लगती है। आप भाषण अच्छा दे सकते हो जल्पा जी, तो लोगों के कान भरे जा सकते हैं, अच्छे भाषणों से लोगों के कान भरे जा सकते हैं। पेट भरने के लिए तो रोजी रोटी देनी पड़ती है, और वो रोजगार कहाँ है? जो बातें हुई थी उस समय वो रोजगार कहाँ है? आप सवाल करते हो ना सत्यन भाई, ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जिस तरह से लोगों को जो भ्रमित किया गया था, जैसी बातें बड़ी बड़ी की थी, जिस तरह से वो फूल गुलाबी, हम जो गुजराती में कहावत है, जो आपने जो दृश्य समाज पब्लिक के सामने रखा था वो कहाँ है? जी जी, स्मिता जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? रुपया हमारा क्यों कमजोर होता जा रहा है, जिसकी वजह से भी महंगाई बढ़ती जा रही है? जब हम जानते हैं कि हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति कैसी है, हम देखते हैं कि हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति लगातार धीमी होती जा रही है। जो हमारे कामदार लोग थे, हमारे देश के मजदूर लोग थे, हमारे देश के जो जड़ के नींव के लोग थे, वो आज बेरोजगार बेहाल है। तो हम समझते हैं कि जो और गरीब है वो ज्यादा ज्यादा गरीब होता जा रहा है, और अमीर सबसे ज्यादा गरीब हो रहा है। हम देखते हैं कि अब मैं अदानी जी का नाम नहीं देना चाहूंगी, लेकिन वो भी एक हकीकत है कि आज दुनिया के सबसे अमीरों में से एक है, जो जबकि हमारे देश की जो जनता है, हमारे देश के जो मजदूर हैं उनके साथ जो काम करते हैं उनके साथ एक महंगाई की मार पड़ रही है, और मजदूर ज्यादा से ज्यादा नीचे जा रहा है और पैसे वाले सबसे ज्यादा ऊपर जा रहा है। तो हम देखते हैं कि जो दूसरे देश और हमारे देश में जो तफावत है आर्थिक नीति का, वो बदलने चाहिए। जो मजदूर है उसको भी उसकी मजदूरी के मेहनत के मुताबिक उसको मिलना चाहिए। और जब देखते हैं हम कि जितनी भी ड्यूटी है, जो हम बोलते हैं कि सब एक्साइज ड्यूटी है, कोई भी ड्यूटी है जो महंगाई कम करने के लिए होती है, जो तो वो सबसे ज्यादा अमीरों को उसका लाभ मिलता है, तो गरीबों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। देश और प्रदेश की जो आर्थिक नीति है उसमें सुधार होना चाहिए। देश की जो आर्थिक नीतियों में हम देखते हैं कि जो मजदूर लोग हैं उनके लिए फायदेमंद होना चाहिए। सत्यन जी आपकी ओर आना चाहूंगी, रुपया क्यों हमारा कमजोर होता नजर आ रहा है? कहीं ना कहीं ये भी वजह है कि जिसकी वजह से महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही। देखिए, जो जिस तरीके के परिबल अभी है, आप ये मेरी बात को
मैं बहुत सहजता से आपके सामने रखना चाहूंगा। कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट न देते हुए इतना हमें मानना चाहिए कि जिस तरीके की कोविड महामारी है, जिस तरीके का देश ने ये विपदा देखी है, उसकी कल्पना और उसका कभी विचार किसी ने किया नहीं था। ये कोई प्लान्ड या मैन मेड डिसीज नहीं है, एटलीस्ट ये हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति में जहां पर देश के लोगों को हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप से सपोर्ट करना पड़ता है। मैंने आपको जैसे बताया कि 81 करोड़ लोगों को अनाज देने का विषय आया हो, या लोगों को उनके जो बैंक लोन है उसमें उनको सपोर्ट देने का मॉनिटोरियम का जो विषय आया हो। मॉनिटोरियम का विषय इससे पहले कब चर्चा में आया था, बट भारत सरकार ने ये समझा है कि ऐसे कई पैरामीटर्स है और लोगों को हमको सपोर्ट करना चाहिए। उसके लिए आर्थिक भंडोल की जरूरत पड़ रही है। जैसे 4.25 लाख करोड़ रुपया अनाज के लिए, जो दिवाली तक जो गरीब और जो जरूरियातमंद लोग हैं उनको 4.25 लाख करोड़ का अनाज हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हैं। अब ये पैसा जो है वो कहाँ से आएगा, इसका कहीं तो हमें प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। इस तरीके के बहुत ही कठिन कह सकते हैं, कठोर कह सकते हैं, ऐसे निर्णय सरकार को इस पॉइंट ऑफ टाइम लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि कोविड महामारी में आप बहुत ही ऑर्गेनाइज वे से आप जान सकते हो कि ऐसे कितने रोजगार है जो डायरेक्ट इफेक्टेड है। आप एक वो बैंड बाजा वाला ले लीजिए, एक पार्टी प्लॉट वाला ले लीजिए, एक इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग ले लीजिए, आप एक फोटोग्राफर ले लीजिए। ऐसे अगर मैं लिस्ट बनाते जाऊंगा तो आप मेरी इस बात को मानोगे कि ये लिस्ट 2-5 हजार लोगों के ऊपर की लिस्ट है। या कोई भी मतलब व्यापारी हो छोटा से छोटा, वो अगर एक बिस्कुट का पैकेट भी लेता है तो उस पर टैक्स पे करता है। उसमें नहीं चलता कि कोविड महामारी है इसलिए हम सरकार को टैक्स नहीं देंगे। पेट्रोल डीजल की कीमत की बात है तो अभी कोई भी, चलो 4 व्हीलर नहीं लेकिन 2 व्हीलर तो सभी यूज करते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि उन सबकी भी जो तो सोचना होगा ना, मतलब जैसे वन नेशन वन टैक्स आप लाए थे या जीएसटी कुछ लाए थे, मतलब ये सरकार की जिम्मेदारी है। आम लोग क्या कर सकते हैं? कोविड महामारी ठीक बात है, लेकिन कोविड महामारी से भी पहले की हम बात करें तब भी हमारा रुपया कमजोरी होता जा रहा था, पेट्रोल डीजल की कीमत तब भी बढ़ती ही जा रही थी। जब पूरे विषय को आप इस कोविड महामारी के साथ जोड़ते हैं, नहीं बड़े पैमाने पर प्लानिंग करना होगा, क्योंकि ये इसको हम लोग जो फाइनेंशियल टर्म्स है उसको रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। जो फाइनेंशियल प्रोविजनिंग आज से 1.5 साल पहले सरकार ने किया था उसका और आज के दिन में उसको पूरा रीस्ट्रक्चर करना पड़ रहा है। सरकार को 4,25 करोड़ 4.25 लाख करोड़ का प्रोविजनिंग दिवाली तक अनाज देने के लिए करना पड़ेगा, तो इसका रीस्ट्रक्चरिंग भी कहीं ना कहीं होगा। जीएसटी लाया कौन? तो जीएसटी के वक्त भी काफी सारा हो हल्ला हुआ था कि ये तो इसका पता नहीं किस तरीके का एग्जीक्यूशन होगा। सबसे अच्छा एग्जीक्यूशन जीएसटी में हुआ है, इस आप बात को मानोगे। ऑनलाइन जो लोगों को कितने सारे खाते ऐसे हैं जो ऑनलाइन गए हैं। एलपीजी की सब्सिडी लोगों को डायरेक्ट मिलने लगी है। राजीव गांधी जी कहते थे ना कि रुपया भेजता हूं 10 पैसा पहुंचता है, या इंदिरा गांधी जी भी कहते थे कि देखो साहब ये इनकी इतनी गलत बात है। आप थोड़ा सा आप डिबेट का डेकोरम है ना, आप थोड़ा सीख लीजिए सर। या तो आप डिबेट, या तो आप मेरे को बताइए ना, सब बैंक के अकाउंट में किन लोगों को आ रहा है आज? कितने महीने से बंद है? आप वो बताइए ना। नहीं आप गलत बोलोगे, मैं रोकूंगा बीच में। डिबेट पे जाते नहीं डिबेट में गलत नहीं। आप जहां पर झूठ बोलोगे नहीं हो, या तो आपको मैं आपको रोकूंगा। झूठ मत बोलो। आपने इतना झूठ बोला, डेकोरम की बात कर रहे हो ना, तो मैं वही बता रहा हूँ। झूठ मत बोलो ना यार, झूठ क्यों बोल रहे हो? इस तरीके का मत करो। सच्चाई बताओ ना, सच्चाई बताओ, गुजराती भाषा में इसको सच्चाई बोलते हैं। कौन बताइए मेरे को कि पिछले 6 महीने में किन लोगों के अकाउंट में पैसे आए हैं? सुन रहा आप जिस तरह से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, बोल रहे हैं ना, शांति से सुन रहे हैं। सच्चाई जब मेरा टर्न आता है आप हर बार टीवी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। बताइए, आपका टाइम आता है, आप बताइए सर, मेरा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। राजीव गांधी जी ने ये बोला था कि नहीं बोला था? यहाँ पर आप राजीव गांधी जी ने बोला था कि नहीं बोला था? अनाज वितरण करना होगा वगैरह वगैरह, तो फिर दिल्ली में जो घर घर राशन योजना थी उस पर रोक क्यों लगा दी गई? ये ऐसे बीच में से बोलकर आप पूरे डेकोरम को मत तोड़िए। मेरे जहन में ये सवाल आ गया। आपका टाइम आए, आप बताइए, आपका टाइम आए, प्लीज आप बताइए मेरे को। मैं आपके एक भी, मैंने आपके एक भी सहाय की बात कर रहे थे, महंगाई के बीच
मैंने आपको आपकी एक भी बात को कभी टोका नहीं। जो डेकोरम हमको सिखाया गया है ये भारतीय जनता पार्टी की प्रणाली, प्रथा और प्रतिष्ठा है कि हम लोग जब सामने वाला बोलता हो हमने कभी किसी को टोका नहीं। आप हर बार ठीक जब भी है, मैं ठीक बोलना है, स्टार्ट ठीक करता है। हूँ विक्रम जी आप बीच में से कुछ विक्रम जी बोलते हो। आपको भी मौका मिलेगा। ये- चलो सत्येन जी, ये आप सहाय की उनको ये सत्येन जी सिखाना आप सहाय चाहिए, की बात उनको कर ये रहे थे, सिखाना आप जो चाहिए, बता रहे थे उनको ये कि सिखाना डायरेक्ट चाहिए। सहाय बहन, देनी मेरे को चाहिए, एक तो मिनट कोविड बोलने के दीजिए। हिसाब से जो पैकेज था और वो लोन वाली सिस्टम की करने की क्या जरूरत थी? कुछ रुपए फिक्स बहन, करके डायरेक्ट अकाउंट में हम दे सकते थे ना। आप जो पॉलिसी की बात कर मेरे को एक ही मिनट में, क्योंकि ये तीसरी चौथी बार हुआ है, इसलिए मेरे को विरम जी को इतना विनंती करना है कि मेहरबानी करके डिबेट का एक डेकोरम होता है। जब आप बोलते हो, मैंने एक भी बार नहीं बोला। 1 घंटा 58 मिनट से हम लोग डिबेट में हैं। उनकी एक भी बात के टाइम पर मैंने कहीं टोका हो उनको कहीं पर। जब मेरा टर्न आया तब मैं बोल रहा था। जब मेरे बोलने की बारी आती है तब वो ऐसा बीच में रोक के पूरा डेकोरम ना तोड़े, ये मेरी आपके माध्यम से उनको विनंती है। मैं आपसे जरूर बात करूंगा, आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा, बट इस तरीके से आधे में से कट करके वो अपनी वो इतनी सारी बातें, और मैं जो बोल रहा हूं उस बात को वो खारिज कर सकते हैं जब उनका टर्न है। इंदिरा गांधी जी ने ये बोला था कि नहीं बोला था कि रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ ये इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इकोनॉमी। राजीव गांधी जी ने ये बोला था कि नहीं बोला था कि मैं रुपया भेजता हूं तो 10 पैसा आता है, ये मैंने तो नहीं बोला था। तो अगर उनको कहीं खारिज करना है तो वो करे, मेरे को इश्यू नहीं है, बट उनका टर्न आए तब करे। आधे में से इस तरीके से पूरे डिबेट, क्योंकि दर्शक मित्र सुन रहे, वो अपना समय दे रहे। मैं नहीं चाहता हूं कि उस समय देते वक्त वो ये इस तरीके का झगड़ा है जिसमें वो लोग कहीं कुछ ढंग की बात को या किसी पॉइंट को सुन ना पाए। सिर्फ इतनी विनंती है। बताइए जी सत्येन जी, पेट्रोल डीजल की कीमतें कब कम होगी, कब उसे लाया जाएगा जीएसटी के दायरे में? जैसे आप बता रहे थे कि जीएसटी से फायदा हुआ है, चलो मान लेते हैं कि जीएसटी से फायदा हुआ है और ये बहुत इजी मतलब प्रोसेस हो गई है अगर जीएसटी 1 नेशन 1 टैक्स आ गया है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों की हम बात करें तो कब कम होगी? पेट्रोल डीजल के लिए सरकार भी जो भाव बढ़ा है उसके पीछे के कारण की हमने चर्चा की। उसके जो दूसरे 2-3 पैरामीटर्स हैं, कोविड पैरामीटर्स हैं, उसका जो बॉन्ड वाला पैरामीटर्स है, उन सब चीजों की हमने चर्चा की। मैं आपके माध्यम से इतना जरूर दर्शक मित्रों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जिस तरीके के गुजरात सरकार ने कड़े कदम उठाए, ये पेट्रोल और डीजल के दाम अब रिवर्स ट्रेंड पर आएंगे। इसके पीछे आप ये भी एक मेरी बात को मानोगे कि पेट्रोल डीजल के भाव ये फ्लोटिंग रेट है। ये एक बार तय कर लिया तो कल सुबह 6 बजे ऑटोमेशन में जो भी पेट्रोल पंप्स हैं उन पर उनको एक मैसेज आता है, तो ये भाव 100% कम होने के लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि गुजरात सरकार ने इस पर काफी सारा मनन मंथन और चिंतन किया हुआ है। अब मैं आपको आपके माध्यम से वापस वही बात दोहराना चाहूंगा कि हम इसको डिनाई नहीं करते कि ये बैकबोन है इकोनॉमी का। हम इसको जरा भी डिनाई नहीं करते हैं। एक सजग कार्यकर्ता के हिसाब से मैं जानता हूं पेट्रोल का भाव बढ़ता है तो उसका इम्प्लीकेटिव इफेक्ट कहां कहां पर आता है। तो आपके माध्यम से ये आश्वस्त मैं करना चाहूंगा कि पेट्रोल के भाव कम होने जा रहे हैं। एक दूसरा, पेट्रोल डीजल के रिलेटेड जो डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन है वो भी सरकार लेने के लिए जा रही है। हमने ऑल्टरनेटिव फ्यूल जैसे इलेक्ट्रिक है, सीएनजी है, पीएनजी है, एलएनजी है, सिर्फ एक नहीं, हमने 4 ऑल्टरनेटिव फ्यूल का पूरा प्रोविजनिंग करके रखा है, जिससे कि जो पेट्रोल डीजल में हमारा फॉरेन पैसा जो जाता है, जो फॉरेन रिजर्व कहते हैं हम लोग, वो जो पैसा बाहर जा रहा है वो इसी देश में रहे, जिससे कि इकोनॉमी को भी इसकी बहुत ही सीधी असर हो। उसके लिए जो इलेक्ट्रिक पॉलिसी आपने देखी होगी, गुजरात सरकार कल लेकर आई है। गुजरात सरकार ने इसके बारे में पहल की है कि इलेक्ट्रिक पॉलिसी में 20,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का हम लोगों ने रिबेट दिया है। कर रहे हो तो जब अहमदाबाद में जब मेयर गौतम जी थे तब भी कुछ ई व्हीकल की बात हुई थी, उसके बाद वो उन्होंने रिक्शा जैसा भी निकाला था लेकिन वो चला नहीं था। अगर हम बीआरटीएस की भी बात करें तो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, और बारिश के टाइम पे भी वो दृश्य हमने भी देखे थे कि किसौर से बंद पड़ी थी कई दिनों तक वहां पर। ये पूरा इवॉल्विंग प्रोसेस है। इवॉल्विंग प्रोसेस क्या है कि आप जैसे ये गुजरात में एक जमाने में डीजल रिक्शाएं चलती थी। आदरणीय नरेंद्र भाई का ये विजन था कि सारी रिक्शाओं को सीएनजी में कन्वर्ट करो। उस टाइम पर भी ऐसी एक बात आई थी कि क्या सीएनजी पर ये कन्वर्ट हो पाएगी। आज मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि 100% जो व्हीकल है
रिक्शा की बात कर रहा हूँ, वो 100% सीएनजी पे ऑपरेशनल है। आज इलेक्ट्रिक का एक पूरा मॉड्यूल तैयार हुआ है, एक पॉलिसी तैयार हुई है जिसको लेकिन उसके गवर्नमेंट लिए ने तो पूरे चार्जिंग अपने प्लांट भी सब्सिडी के बनाना साथ होगा किया। ना। एमओयू की बात हुई 500 थी लेकिन प्लांट कहीं बने नहीं थे। एएमसी के बीच में और वो कंपनी के बीच में जो प्लांट बनने चाहिए थे वो नजर नहीं आए कहीं पर। 500 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो पीएसयू के साथ एमओयू के माध्यम से लिया जाएगा। ये आपके थ्रू दर्शक मित्रों को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल है इस पर काफी अध्ययन मैंने खुद किया हुआ है। इसके साथ टेस्ला जैसी कंपनी भी हिंदुस्तान में आ रही है जो नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है। यानी कि हर एक जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स, पेट्रोल अगर आप डीजल की कीमत OEMs है वो कम ना हो तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने चले जाएं, इसका मतलब तो ये हो गया। अल्टरनेटिव ऑप्शन सरकार सोच रही है। अगर आप पीएनजी और एलएनजी का भी मॉड्यूल देखोगे, एलएनजी एक ऐसा फ्यूल है कि आने वाले दिनों में सारे मास ट्रांसपोर्टेशन के जो व्हीकल है, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस है, वो पूरे एलएनजी पर कन्वर्ट होने जा रहे हैं। ये क्या है? ये एक पूरा प्रोविजनिंग होता है कि जो ओपेक कंट्री को, जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनको जो अपना पैसा जाता है, जो डॉलर में जाता है, वो कहीं ना कहीं उसको ब्रेक लगाकर हम ये फॉरेन रिजर्व्स को बचा सके। उसके लिए पूरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग, 5 इयर्स डाउन द लाइन प्लानिंग होता है। आज हमने इलेक्ट्रिक का प्लानिंग किया है, तो आज के दिन में, आज या कल में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं दिखेंगे, आपको 4 साल में अंदाजन 10 लाख व्हीकल दिखने वाले हैं और ये ग्रेजुएशन में जाएगा। वही हम लोगों ने सीएनजी का किया, उसी तरीके से हम एलएनजी का पूरा मॉड्यूल गुजरात गवर्नमेंट ने स्टडी करके उसको इम्प्लीमेंटेशन पर लेकर गए हैं। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये एक ऐसा पदार्थ है, आपके माध्यम से आपके दर्शक मित्रों को मैं ये उसके बारे में सिर्फ 1 मिनट लेकर बताना चाहूंगा कि इससे 3 मेजर कंपोनेंट, पीएनजी, सीएनजी और पाइप नेचुरल गैस, जो सिटी बेस्ड नेटवर्क के लिए जरूरी है, उसका पूरा नेटवर्क सेटअप करने जा रही है गुजरात सरकार। इस तरीके के क्रांतिकारी निर्णय लेकर हम एक ऑल्टरनेट देना चाहते हैं लोगों को, जिससे कि हम लोग ये जो बाहर से हम लोग ला रहे हैं, आप ये तो मानते होंगे कि जो पेट्रोल डीजल आता है, वो जो पेट्रोल आता है वो आपने ये हिंदुस्तान नहीं उपाय बनाता। सोचा है कि हमें वो जो अदर कंट्री है, अरब कंट्री से, उस पर डिपेंड नहीं रहना पड़े, लेकिन इसके लिए तैयारी भी उतनी ही जरूरी है और उतने पैसे भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये मतलब विथआउट कोई भी सोर्सेज के खड़े हो जाएंगे या इनकम, जैसे कि अभी बात चल रही है महंगाई की, सरकार की जो इनकम की बात चल रही है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है ना, फिर पैसे भी तो जाएंगे। और साथ में हम जैसे बात हो रही थी कि आज से 4 साल पहले भी बात हुई थी वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, लेकिन वो पूरा जो प्रोजेक्ट था वो फेल गया। लेकिन समय का थोड़ा अभाव है, मैं अपने आखिरी सवाल की ओर आऊंगी। चलो सत्येंद्र जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं आखिरी सवाल की। पेट्रोल डीजल की कीमत की अगर हम बात कर ले तो उसमें राहत कब मिलेगी, जीएसटी के दायरे में कब लाई जाएगी? मैंने आपको अभी उसका पूरा जवाब दिया कि सरकार कटिबद्ध है ये रेट्स को कंट्रोल करने में, और सरकार बहुत सभानता से ये मानती है कि ये पूरे बैकबोन इकोनॉमी का एक भाग है। इसका जो रेट बढ़ा है वो आने वाले दिनों में आप देखोगे, क्योंकि ये डेली चेंजिंग मॉड्यूल है, तो ये काफी कंट्रोल में आएगा। इसके लिए सरकार ने जिस तरीके का उनको जो प्लानिंग करना चाहिए उसका प्लानिंग किया हुआ है। उसके साथ जो मैंने आपको अभी बताया कि उसका एक पूरा ऑल्टरनेटिव प्लान भी हमारे पास तैयार है। तो गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स एंड बिलीव कि ये पूरा जो मॉड्यूल आने वाले दिनों में काफी हद तक घटेगा, इसका मैं विश्वास आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। जी नितिन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। आखिरी सवाल मेरा, क्या कहना चाहोगे पेट्रोल डीजल की कीमत में क्या अभी कुछ करना चाहिए सरकार को? क्योंकि बात हुई थी, निर्मला सीतारामन जी ने सपना भी दिखाया था, लेकिन उसके मतलब काफी महीने बीत चुके, लेकिन ऐसा कुछ फैसला लिया नहीं गया। जलपा जी, 32 रुपये का पेट्रोल अगर 96 रुपीज़ में मिल रहा है, मतलब 200% मुनाफा कर रहे हैं, 200% टैक्स चल रहा है, तो ऑब्वियसली 25% 20% हो तो ठीक है, पर ये तो 200%, 32 रुपये की चीज़ 96 रुपीज़ में मिल रही है, मतलब 64 रुपीज़ उसके अंदर टैक्स जोड़ के जा रहा है, नफ़ा के साथ, प्रॉफिट के साथ। तो मैं यही चाहूँगा कि सरकार इसको जीएसटी में लाए और जनता को कम से कम 20% ऐड हो, 32 के ऊपर 20% ऐड हो मिले, तभी देश के अंदर ये महंगाई कंट्रोल में आएगी और आम जनता सही तरह से रह पाएगी। जी बिल्कुल।
आपकी ओर आना चाहूंगी विरम जी, क्या कहना चाहोगे? पेट्रोल डीजल की कीमत की बात चल रही है और यहाँ पर बात जब सत्येंद्र जी बता रहे थे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन की भी यहाँ पर वो बात कर रहे थे, क्यों ये कांग्रेस की सरकार में ऐसा कुछ प्लान नहीं आया, आपके जहन में ऐसा कोई आइडिया नहीं आया? देखिए, क्योंकि वहां तो भाजपा भी विपक्ष में थी, वो विरोध कर रही थी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर, तब क्या कांग्रेस को ये आइडिया नहीं देखिए आया? जिस तरह से हर 5 या 10 साल में वैश्विक जिस तरह से बदलाव आता रहता है, मैं अगर इसको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊं आपको, तो 1990 के बाद जब कांग्रेस का शासन आया, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उस वक्त हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उस वक्त के गवर्नर थे, तो वहाँ पर आर्थिक उदार नीति जो अपनाई गई उस वक्त से, तो आप देखिए कि नई नई कंपनियाँ और बहुत सारी कंपनियाँ जो थी विदेश से हमारे यहाँ पर आई, और हर एक व्हीकल में, वो डीजल हो पेट्रोल हो, हर एक में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता गया। जिस तरह से आप देखिए कि अभी फिलहाल चल रहा है कि बैटरी से इलेक्ट्रॉनिक की जो भाई ने बात की अभी, तो आप गाड़ी पे ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाती है बैटरी पे, आप सिग्नल पर खड़े रहते हो। तो जिस टेक्नोलॉजी का जहाँ उपयोग हुआ और थोड़े से जिस कंपनियाँ अपने बदलाव लाती गई है, तो यहाँ पर भी बदलाव आ रहा है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी दिग्दृष्टि है, जिस तरह से वो पूरा श्रेय अपने सर पे लेना चाहते हैं। ये भाव महंगाई वो अपने सर पे नहीं ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो अपने अच्छा ही है वो सब हमने ही किया, ऐसी बात कर रहे थे। तो ये बदलाव भी आएगा, और उसके लिए भी वैश्विक जिस तरह से पर्यावरणवादी जो है उसका विरोध कर रहे थे डीजल का, और 15 साल का या 10 साल का जो पुराने व्हीकल है वो जिस तरह से दिल्ली में हटाने की बात हुई, कोर्ट ने भी कहा है, उसका निर्देश दिया कि भी हटा देना चाहिए, और अच्छी बात है, क्योंकि हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। और जिस तरह से जो बदलाव आने वाले हैं, तो ये आपको उसको पूरा श्रेय देना होगा। तो कांग्रेस शासन में हुआ था ये बदलाव, उदार नीति जब अपनी बाहर से लोग यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां, गाड़ी, उससे पहले 2 या 3 कंपनियां जो थी हमारे यहाँ पर 4 व्हीलर की अगर हम बात करें तो। और एक बात मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि अगर थोड़े से 5-7 साल पहले की बात करें तो कोई व्हीकल रखता था 2 व्हीलर, तो एक महीने में 250 रुपये का उसका फुल टैंक पेट्रोल टैंक हो जाता था। एक महीने में कोई भी सामान्य व्यक्ति था वो 2-4 बार अपना फुल टैंक करवाता था। तो 1000 रुपया की उसका अगर हम बात करें तो 2000 के आसपास का उसका पूरा साल में उसका पेट्रोल का खर्च निकल जाता था, मैं अगर बात करिए। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि यार 500 या 700 रुपये में उसकी हर महीने में उसकी पानी, अगर उसको टंकी फुल करनी है तो 2 या 4 बार करेगा तो गिन लो 2000-3000 तो उसका पेट्रोल से चला जाएगा, जबकि सामने उसकी इनकम है नहीं, क्योंकि उसकी नौकरी नहीं है। जो लोग मध्यम वर्ग में थे वो गरीब हो गए हैं अभी फिलहाल इस पेंडेमिक। और उन्होंने जो बताया सत्येंद्र जी ने कि ये पेंडेमिक ऐसा था इसलिए नहीं, उसके पहले अगर आप फरवरी 2020 या जनवरी में आप चले जाओ, जीडीपी कहाँ पर आ गया था? जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब सत्ता छोड़ी 2014 में, तो 8% के ऊपर का जो जीडीपी हमारा था वो कहाँ पर लाके खड़ा किया था आपने? 19 की 20 की मैं बात कर रहा हूँ, शुरुआती दौर में। उसके बाद पेंडेमिक तो आया है ना, तो ये आपके लिए एक बहाना बन गया। और आपने उसको, आप जिस तरह से उनके नेता जो बयान देते हैं ना कि भाई हम तो अवसर में बदल देते हैं, तो ये उनके लिए तो अवसर बन गया, क्योंकि सारे जो पैसे जो फंड मिला या तो जो कुछ भी आया उन्होंने अपने लिए ही खर्च किया है, गरीब को कुछ नहीं दिया। गरीब को देने की हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल जी ने बताया कि 10-10 हज़ार रुपये लोगों को रोजगार नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, लोग 3 महीने से घर में है, तो देना चाहिए। उन्होंने क्या किया? उनकी बात का अमल किया, लेकिन किस तरह से उन्होंने स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये का लोन देने के लिए, ये सहाय है आपकी। किसान जिस तरह से उसका किसान खेत में जाकर जो अनाज बोता है हमारे लिए, उनका इंश्योरेंस होता है, उसके इंश्योरेंस के भी उसको पैसा नहीं मिला है अभी तक। किसान परेशान है, जो बेरोजगारी जो पाने वाला जिसको नौकरी देने की बात वो परेशान है, सारे लोग सारे क्षेत्र में आप चले जाइए सब लोग परेशान। और ये बता रहे हैं अच्छी बातें कर रहे हैं जो कभी कागज पर नजर आ जाए है, लेकिन जो अभी करंट चल रहा है पेट्रोल डीजल की कीमत, उसके बारे में तो सोचना होगा। बस ये हम यही बता रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पे आप बताइए, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। जी, आपके और आना चाहूंगी स्मिता जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपको क्या लगता है कि पेट्रोल डीजल की जो हम कीमतों की बात करें, अगर सरकार चाहे तो अगर ये टैक्स कम कर दे तो पेट्रोल डीजल की कीमत है वो करीबन आधी हो जाएगी, क्योंकि जनता जो परेशान हो रही है और जो महंगाई भी हमें देखने को मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो लोगों का बढ़ गया है उस हिसाब से, यानी अगर सरकार चाहे तो ये महंगाई जो बढ़ती जा रही है उसे कंट्रोल में कर सकती है। लेकिन
सरकार अगर टैक्स कम करे तो? बिल्कुल, जब हम देखते हैं कि पेट्रोल और डीजल का भाव डेली रिवाइज हो रहे हैं, कम या ज्यादा हो रहे हैं, तो उससे तरफ से चीजों के भी भाव कम होने चाहिए, तो वो महंगाई कम होगी। और जी जब पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं तब महंगाई बढ़ती है, और जब कम होते हैं तो कम नहीं होते हैं चीजों के भाव, तो वो भी उनको कंट्रोल करने चाहिए, तो जनता को अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। तो दंगल देश में आप सभी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो आज का हमारा मुद्दा था कि सरकार की आय बढ़ती जा रही है। जिस हिसाब से ये डेटा सामने आया कि इनकम टैक्स से ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमतों की, कर की, यानी कि उसके टैक्स की आय सरकार को मिली है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है, लेकिन सरकार को तो इससे मुनाफा हो रहा है। अब सोचना यह है कि बहुत हुई महंगाई की मार, ये जो स्लोगन दिया था जनता के मन में, जब यही सरकार ने लाया था कि महंगाई क्या होती है, उसकी मार क्या होती है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ जाए तो उससे घाटा क्या क्या होता है, आम जनता को उससे लॉस कितना होता है, जो सरकार ने समझाया था, आज वही जनता उनसे ही प्रश्न पूछ रही है कि ये पेट्रोल डीजल की कीमतें कब कम होगी। वादा किया गया था लेकिन कम क्यों नहीं हो रही। बात की गई थी निर्मला सीतारामन के द्वारा भी कि इसे जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, लेकिन फिर भी क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया। अल्टरनेटिव ऑप्शन की बात है, तब तक तो वो अभी कागज में है और 4-5 साल के लिए हमें ये रहा नहीं दे सकते। हम बात कर रहे हैं अभी की कि अभी का क्या। पेट्रोल डीजल की कीमतें तो कम करनी ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करें तो वो भी हर आम नागरिक नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि उसकी कीमत भी काफी ज्यादा है। अब सरकार को फैसला करना तो होगा ही, और ये जो चुप्पी है उसे तोड़नी भी पड़ेगी, क्योंकि महंगाई की मार अब जनता सहन नहीं करना चाहती। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।